हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विधन के। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, एकदम गजब, एकदम अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोगों को ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा दोनों के लिए मेरे दोस्त एक ही कक्षा हिंदी की मिलेगी। आप ऐसा ना सोचें कि यूपी पुलिस का लेवल नहीं चल रहा, यूपीएसआई का लेवल नहीं चल रहा। मैं स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं डीप लेकर के चलूंगा, जिससे आप लोगों का दोनों का लेवल कंप्लीट होता चलेगा। और मैं क्या क्या चीजें प्यारे दोस्तों करने वाला हूं, वो भी मैं आप लोगों से उसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं, वार्तालाप कर चुका हूं आप लोगों के बीच में। तो प्यारे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के टॉपिक को एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। क्या क्या वर्णमाला में परिवर्तन हुआ है, वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ है, उस सभी चीजों को पुख्ता सबूत के साथ मेरे दोस्त हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले मेरे दोस्त मैं आप लोगों के बीच बता दूं कि जो यूपीएसआई का और यूपी पुलिस का, ठीक है, यूपी पुलिस दीवानजी बैच है और यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच है, जिसका टाइम टेबल आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है मेरे दोस्त। ये यूपीएसआई का टाइम टेबल है। मैथ्स 7 बजे से, रीजनिंग 8 बजे से, और पॉलिटी, इको और साइंस यानी कि जीके वाला पोर्शन जो है मेरे दोस्त वो आप लोगों का 10 बजे से, हिंदी 12 बजे से, मूल विधि शाम 4 बजे से, हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टेटिक जीके शाम 5 बजे से, यूपी जीके शाम 6 बजे से। ठीक है, ये मेरे दोस्त आप लोगों का है। और दीवानजी बैच का टाइम टेबल 11 बजे से मैथ है और 12 बजे से हिंदी, 2 बजे से प्यारे दोस्तों आप लोगों की पॉलिटी या इको या फिर साइंस, साइंस बाद में होगी शायद, वो आपको बता चुके हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टेटिक जी के 5 बजे होगी, यूपी जी के शाम 6 बजे होगी और रीजनिंग शाम को 8 बजे से होगी। ये दीवानजी बैच यूपी पुलिस के लिए और विनायक 2.0 बैच यूपीएसआई के लिए, दरोगा के लिए है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ। अब देखिएगा, मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त सिलेबस की, मैं आप लोगों से दोनों का सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। दोनों के सिलेबस को मैंने जब मैच किया, चेक किया, तो प्यारे दोस्तों दोनों में कुछ भी परिवर्तन नहीं मिला है। और दोनों के प्यारे दोस्त मैं प्रीवियस ईयर को करा चुका हूं, यानी कि विगत परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं आप लोगों के टॉपिक वाइज, वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे थे। और उसका प्यारे दोस्त आप लोगों ने आकलन भी कर लिया होगा, कैसे प्रश्न बने थे आप लोगों। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्यारे दोस्त सिलेबस है दोनों का, पुलिस और दरोगा दोनों के लिए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो साहित्य के अंतर्गत मिलेंगी आप लोगों को। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान में आप लोगों को वर्णमाला मिलेगी, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द मिलेंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द मिलेगा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द मिलेंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना मिलेगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया प्यारे दोस्तों आप लोगों को मिलेगा। संज्ञा भी इसी में मिलेगी आप लोगों को, संज्ञा टूट गया है, ठीक है, संज्ञा भी मेरे दोस्त आप लोगों को इसी के अंतर्गत मिलेगी। काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार। अपठित बोध यानी कि जो गद्यांश और पद्यांश आप लोगों का होता है, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार से सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों के बने थे। एसआई में भी बने थे और यूपी पुलिस की परीक्षा में भी आप लोगों के बने थे, तो 2024 की जो अभी हुई है। ठीक, अब मैं बात करूंगा आप लोगों से वर्णमाला की। वर्णमाला का टॉपिक है, वर्णमाला में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न आए थे, वो भी मैं आप लोगों को जितना पोर्शन पढ़ाऊंगा उसको मैं रिवाइज भी आप लोगों को साथों साथ करा करके चलूंगा। इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बस कि आप अगर भरोसा किया है तो इस भरोसे को बनाए रखना मेरे दोस्त। आपको केवल एक दिन ही मेरे दोस्त पता चलेगा, जिस दिन आप लोगों की परीक्षा होगी, कि हां हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए लाजवाब रहा और रामबाण रहा। इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूं। देखिए, चलिए बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। अनेक बुक की बात आती है कि भैया जी मैं ये बुक ले लूं क्या, मैं ये पढ़ लूं क्या। भाई बुकों का संकलन तो मैंने अपने पास कर लिया है, उसका विश्लेषण करके एक ही जगह कंटेंट आप लोगों को मैं दे रहा हूं। इतना विशेष ध्यान रखना। प्रैक्टिस के लिए भी मैं विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्न वो भी मैं आपको दूंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है भाई, चलिए मैं बात कर रहा हूं प्यारे दोस्त। सबसे पहले हिंदी शब्द की अगर मैं बात करूं तो
देखिए हिंदी शब्द से यूपीएसआई की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा में प्रश्न बना था। क्या बना था कि हिंदी जो शब्द है ये आप लोगों का, ये कौन सी भाषा का शब्द है। एक प्रश्न तो ये बना, और सेम प्रश्न एक और ये भी बना था कि इसकी जो निष्पत्ति की थी वो किन्होंने की थी। एक प्रश्न ये बना था। तो दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोगों का होगा, हिंदी जो शब्द है ये आप लोगों का मेरे दोस्तों फारसी भाषा का शब्द होगा। कौन सी भाषा का शब्द होगा मेरे दोस्त? फारसी भाषा का। ऐसे प्रश्न आया था कि हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है, आपको बताना होगा उत्तर में फारसी भाषा। दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना मेरे दोस्त, और मैं डीप लेकर के जाऊंगा पूरी वर्णमाला को, इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। पढ़ करके पता चलेगा कि हाँ भैया जी आपने बहुत मेहनत की इस पीपीडीएफ को बनाने में। ठीक है, आगे एक तो फारसी भाषा का शब्द हो गया मेरे दोस्त, और दूसरा इसकी जो निष्पत्ति की थी वो किन्होंने की थी बताया। ये भी आप लोगों की यूपीएसआई की परीक्षा में ही पूछा गया है, ईरानियों ने। किन्होंने की थी मेरे दोस्त? ईरानियों ने। हिंदी शब्द की निष्पत्ति ईरानियों के द्वारा हुई और फारसी भाषा का शब्द है। दिवस पूछे गए हैं आप लोगों के, जो विगत एग्जाम हुए हैं आप लोगों के, कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। मैं शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूं, शून्य से शिखर की ओर हम लोग चलने वाले हैं, ये बात ध्यान रख लेना मेरे दोस्त आप लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं दिवस की तो आपके 3 दिवस होते हैं। एक आता है हिंदी दिवस आता है मेरे दोस्त, ठीक। एक आता है आप लोगों का विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस आता है आप लोगों का। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या आता है आपका? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आता है। मातृभाषा दिवस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इन तीनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है हम सभी विद्यार्थियों, इन तीनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ध्यान रखना। कैसे? अगर मैं हिंदी दिवस की बात करूं मेरे दोस्त, तो आप लोग लगाओगे क्या? 14 सितंबर। क्या लगाओगे? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त क्या लगाओगे आप लोग? 10 जनवरी लगाओगे। विश्व हिंदी दिवस अगर मैं बात करूं तो क्या लगाओगे आप लोग? 10 जनवरी लगाओगे। और अगर मैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करूं तो आप लोग इसमें क्या लगाओगे? इसमें लगाओगे मेरे दोस्त आप लोग 21 फरवरी। क्या लगाओगे? 21 फरवरी। जीरो से एकदम आप लोगों को लेकर के चलूंगा शून्य टू शिखर की ओर। एक पॉइंट और बनता है मेरे दोस्त, वो बनता है कौन सा वाला? वो ये बनेगा कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली आप लोगों का, ये प्रश्न बनेगा। तो आपको अगर प्रश्न आए मेरे दोस्त, कैसा आपको प्रश्न आए कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, ये प्रश्न बने। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता, हिंदी को मान्यता, तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा क्या? आपका जवाब होगा 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है मेरे दोस्त, इतना विशेष ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर सभी की? अब अगर मैं बात करूं वर्णमाला की, ये बेसिक सी बात थी आप लोगों को, जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी। ठीक है, नॉर्मल जो हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना मेरे दोस्त, जो हम लोगों को एक सरलतम में जानकारी ये होनी चाहिए। ठीक, इसके बारे में आगे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, वर्णमाला की बात करूंगा मेरे दोस्त, क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं, क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। देखो एक प्रश्न ये बना है उत्तर प्रदेश पुलिस, ये पुलिस में प्रश्न आया है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। यह प्रश्न बना उत्तर प्रदेश पुलिस में, पूछा गया है आप लोगों का 2018 की भर्ती में भी, मैंने आपको कराया था विगत एग्जाम जो कराए थे, प्रश्न कराए थे उसमें भी। तो भाई ये 2 भागों में बांटी है, सिर्फ 2 में। एक है आपका स्वर और एक है आप लोगों का व्यंजन। एक क्या है आप लोगों का मेरे दोस्त? स्वर है, और एक क्या है मेरे दोस्त? आपका व्यंजन। इसमें परिवर्तन क्या हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है, इसको हम कहते क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है भैया जी? इसका दूसरा नाम अच होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हल भी कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, हल भी कहते हैं व्यंजन को, और इसको हम क्या कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। इतनी बात अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज आगे चल करके, सर इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए हिंदी भाषा में जो होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी भाषा में वर्ण का जो अर्थ होता है वो ध्वनि होता है। ये पॉइंट याद रखना। अर्थात वर्ण, एक प्रश्न ये बना है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, या वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं। सिंपल, इतना प्रश्न साधारण तरीके से आप लोगों का बना है, इसको भी ध्यान में रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। बोला मैंने कि वर्णमाला को मेरे दोस्त दो शब्दों के योग से मिलकर के बनाते हैं, यानी कि वर्णमाला, वर्णमाला दो शब्दों कौन कौन से मेरे दोस्त, एक है वर्ण और एक है माला के योग से मिलकर बनी है। जहां अगर मैं बात करूं किसकी, वर्ण की अगर मैं बात करूं, इसको मेरे दोस्त ध्वनि बोला जाता है, और यहां माला का जो अर्थ होता है वो मेरे दोस्त समुदाय होता है। माला का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्त, वो आप लोगों का समुदाय होता है। इसमें 2 पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था आप लोगों का, कौन सा, कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। ठीक है, और इसकी परिभाषा मैं नॉर्मल वे में दे दूं आप लोगों को कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला मेरे दोस्त कहते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पर आगे पॉइंट अगला क्या है, अगला पॉइंट होगा मेरे दोस्त कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या पॉइंट होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है प्यारे दोस्त, वर्ण होती है। और अगर मैं बात करूं मौखिक इकाई की, तो मेरे दोस्त भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब एक पॉइंट और बनता है आप लोगों का यहां पर। ये तो हो गया कि वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा, 2 में बांटा, स्वर और व्यंजन में। सीधी सी बात, एक प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि भाई हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन दोनों की बात हो रही है। तो भाई हम लोग अब तक तो कितने लगाते आए थे मेरे दोस्त, अब तक हम 52 लगाते आए थे। कितने लगाते आए थे, 52 लगाते आए थे। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा एक जो व्यंजन है उसको और जोड़ लिया गया है, यानी कि जो विशिष्ट व्यंजन होता है आप लोगों का उसको जोड़ा गया है। विद प्रूफ के साथ मेरे दोस्त आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये है आप लोगों की जो पीडीएफ डाउनलोड की थी मैंने आप लोग उसकी, ये जो दिया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा। ठीक, इस पूरी पीडीएफ को मेरे दोस्तों मैंने डाउनलोड किया। इस पूरी पीडीएफ में मैंने क्या पाया, यहां पर मूल व्यंजन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, और मूल व्यंजन मेरे दोस्त आप लोगों के 33 दिए हैं। लेकिन यहां संयुक्त व्यंजन है और उत्क्षिप्त व्यंजन यहां दिए हैं 2 ये जोड़े, और एक मेरे दोस्त विशिष्ट व्यंजन जो होता है, जो आप लोगों का मेरे दोस्त ऋ के रूप में आता है। ये मेरे दोस्त इसको मिलाकर के कितने हो गए हैं, 40, अर्थात 52 + 1 करके कितने हो गए मेरे दोस्त, 53 हो गए हैं।
ये आप लोगों का मेरे दोस्त किसके अनुसार है? प्रूफ है। किसके अनुसार? ये आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि जो अपडेट बुक आ रही होंगी ना, उसमें मेरे दोस्त ये मिलेगा। ठीक है, जो संशोधन होकर के बुक आएंगी, नई बुक मिलेंगी, है ना, उसमें प्यारे दोस्त ये चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने बताऊं, ध्यान से एकदम समझ करके चलना है आप सभी को। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक पॉइंट तो मैं दूंगा वर्तमान लेखन के आधार पर, वर्तमान लेखन के आधार पर 52 कब लगाएंगे, 53 कब लगाएंगे, यह भी मैं आप लोगों को एक आइडिया दूंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, पहले तो 52 होते थे, लेकिन एक को और जोड़ लिया गया, जिसको हम कहते हैं मेरे दोस्त विशिष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको जोड़ करके इनकी जो संख्या है मेरे दोस्त, वो कितनी हो गई है अब? 53 विकल्प में मिलेगा मेरे दोस्त। दूसरी चीज एक और, अगर आप कहोगे भैया जी विकल्प में 53 ना हो, अगर 52 हो, तो मैं आपको बता दूं इसमें 52 कब चयन करना है। 52 चयन आपको जब करना है जब मेरे दोस्त आप लोगों का विकल्प में 53 नहीं होगा। अगर 53 है तो अब आपको 53 ही चयन करना होगा। विद प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मान लिया है मेरे दोस्त एक विशिष्ट व्यंजन को। ठीक है, मैं सारी चीजें लिखाऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं इसमें 52 होते कैसे कैसे हैं सर। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता, सबसे पहला पॉइंट ये आता सर, स्वरों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता कि स्वर हम 11 लगाएं कि 13 लगाएं। भाई देखो, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी एसआई वाले बच्चे हो या यूपी पुलिस वाले बच्चे हो, 31 अगस्त 2024 की शिफ्ट सेकंड में भाई आप लोगों के सामने प्रश्न पूछा था, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। भैया ने 11 लगाए हुए थे, लेकिन 11 को निरस्त कर भर्ती बोर्ड की जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी, उन्होंने मेरे दोस्त इस 13 को वरीयता दी थी। तो अब अगर ये 13 वाली बात करूं तो ये भैया 13 होंगे कैसे मेरे दोस्त? अगर मैं 13 की बात करूंगा तो ये 13 होंगे आप लोगों के कब? जब आपका ऐसा पूछा जाता, अगर मैं कह देता परंपरागत रूप से या फिर सामान्यतः रूप से अगर पूछा जाता, तब हम 13 लगा देते। पहले से हम यही पढ़ करके आ रहे हैं, मैंने पढ़ाया भी है खाकी 2.0 वाले बैच में, इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त अब अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी, तो हम अयोगवाह व्यंजन को जोड़ करके अब हम कितने लगाएंगे? 13 ही लगाएंगे। बट अगर किसी वजह से भर्ती बोर्ड इस प्रश्न को हमारे गलत करता है, तो हमारे पास एक पुख्ता सबूत ये वाला है, लेकर के कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तुरंत एकदम कि भाई आपने पिछली भर्ती में इसमें 13 माने हैं, अब इसमें 13 क्यों नहीं माने। ये आप लोगों को मैंने बताया, लेकिन हम भर्ती, हमारा पेपर ही उसी का ही है हमारा, तो हम भाई 13 ही मानेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बात खत्म। ठीक है भाई, सारी चीज क्लियर करके चलूंगा, आप बेफिक्र रहना। ठीक, तो देखिए मैं स्वर वो बता रहा हूं टोटल कितने होते हैं स्वर। आप लोगों के यहां 11 लिख रहा हूं, बाद में जोड़ दूंगा मैं भी वाले। ठीक है, 11 स्वर हो गए। स्पर्श व्यंजन लिख लेंगे प्यारे दोस्त अपने, स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे आपके? 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन लिख लेंगे मेरे दोस्त, 4 ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे आपके। 4 क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? ऊष्म व्यंजन। और 4 क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और 4 क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, 2 द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे, जिसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और 2 अयोगवाह व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अयोगवाह व्यंजन हो जाएंगे। और मेरे दोस्त एक हमारा क्या हो जाएगा? विशिष्ट व्यंजन अब जुड़ेगा इसमें। कितने हो गए मेरे दोस्त? इनको टोटल को अगर यो जोड़ोगे तो कितने आएंगे आपके? 53 आ जाएंगे। अब आपके सामने है, अब कितने आ जाएंगे मेरे शेर आपके? 53 आप लोगों के सामने हैं। मैंने प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाया है कि हाँ भाई किस तरीके से इन्होंने इसको माना है, जोड़ा है। ठीक है,
आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त मेरे शेर, एक प्रश्न ये वाला बनता है हमारा कि भैया जी हमने उच्चारण के आधार पर स्वर और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को जाना। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिएगा, अगर मैं उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करूं तो 10 होते हैं, है ना। और उच्चारण के आधार पर प्यारे दोस्तों अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो हमारे पहले से ही मेरे दोस्त कितने आ रहे हैं, पहले से ही हमारे मेरे दोस्त 35 व्यंजन होते थे। कितने होते थे? 35 होते थे। और कौन कौन से होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस प्रकार से 10 और 35 कितने होते हैं? 45 आप लोगों के टोटल हो जाते हैं। जोड़ करके भी बताऊंगा, साबित करके भी दिखाऊंगा। मैं उससे पहले आपको बता दूं, एक कामता प्रसाद गुरु है मेरे दोस्त, कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। इनके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो भाई कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण है। कितने मेरे दोस्त? 43 वर्ण है मेरे दोस्त आप लोगों के। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, और क्या है? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, भाई उच्चारण के आधार पर वर्णों की अगर मैं बात करूं, 10 तो स्वर होते ही हैं आपके। 10 क्या होते हैं मेरे दोस्त? स्वर होते ही हैं। आप 10 स्वर आप लिख देना। और 25 क्या होते हैं आप लोगों के मेरे दोस्त? स्पर्श उच्चारण इनका होता। 4 ऊष्म होते हैं और 4 क्या होते हैं मेरे दोस्त? अंतस्थ होते हैं। 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए? 33। कितने हो गए मेरे दोस्त? 33। देखो स्लो और स्पीड की बात मत करिएगा। देखो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। तो कितने हो गए मेरे दोस्त? 33। और अगर मैं बात करूं उच्चारण की तो इसमें 2 आप लोग मेरे दोस्त क्या जोड़ोगे? टोटल इसमें आप उच्चारण के आधार पर 2 द्विगुण भी जोड़ते हो, जिसके कारण 10 ये हो गए। 25 और 4 29 और 4 33 और 2 कितने हो गए? 35 ये हो गए। और मेरे दोस्त टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 45 वर्ण माने जाते हैं उच्चारण के आधार पर। आप लोगों उच्चारण के आधार पर क्या माने जाते हैं? 45 वर्ण मेरे दोस्त आप लोगों के माने जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर बात करता हूं, यहां पर उच्चारण में ये द्विगुण को भी जोड़ते हैं, इसीलिए 35 इसकी संख्या हो जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट मेरे दोस्त क्या कह रहा है? ध्यान से एकदम समझ करके सारी चीजों को क्लियर करके चलूंगा, ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट आता हमारा स्वर का, ठीक है। अब हम स्वर को क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं, ठीक है। अब भैया इसकी परिभाषा क्या होगी? ठीक, देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारी वर्णमाला होती ना मेरे दोस्त, ठीक है, जो हमारी वर्णमाला होती, उस वर्णमाला की अगर मैं बात करूं, इसका सबसे ज्यादा महत्व जो होता है वो संधि में होता, और उससे भी ज्यादा इसका महत्व होता है आप लोगों के छंदों में। जो मात्रा लगाएंगे हम इसी के आधार पर पढ़ेंगे। एक वो भी आएगा पॉइंट इसमें, मात्रा के आधार पर या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ये भी आएगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, यहां पर आप लोगों से स्वर की बात कर रहा हूं भाई। स्वर की परिभाषा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आप लोगों की पूछी गई है। आपकी परीक्षा परिभाषा जो है इसकी मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या बोलेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। एक बात बताना चाहूंगा मैं भाई, मैं कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक में मैं कोई भी चीज छोड़ करके नहीं चलूंगा जो आपके विगत एग्जाम में पूछी गई है, उसको मैं जरूर शामिल करूंगा। ये बात ध्यान रख ले। मैंने कहा मैं केवल आप लोगों को ये दे रहा हूं कंटेंट पूरा, उसका मैं सारी बुक जितनी भी होती हैं हिंदी की, जो फेमस बुकें हैं, बात करूं, अपनी बुक को भी शामिल किया है। और मैं अपनी बुक के आधार पर ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यह भी बात ध्यान रखना। हमारी बुक भी तैयार हो रही है मेरे दोस्त, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सेम इसी प्रकार से आप लोगों को मिलेगी, यह भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखो कैसे मैंने कहा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं
स्वरों की, तो भैया इनकी जो संख्या होती है, अब एक पॉइंट ये बन गया, इनकी संख्या 13 ही मानेंगे। अब हम कितनी मानेंगे? 13 ही मानेंगे। इनकी संख्या 13 होती है, ठीक है। और एक पॉइंट और आपको बता दूं इसी में ही, अगर विकल्प में 13 ना हो, अगर विकल्प में 13 ना हो तब 11 का चयन कर देना, 11 हो तब। 11 13 दोनों हो तो 13 ही लगाना। अब ठीक है, ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर, ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर, ये बात ध्यान रखना। ठीक, देखो मैंने कहा 13 कौन कौन से होंगे सर, देखिएगा ए, इससे भी प्रश्न बनेगा आप लोगों का, ए आ ई ऊ छोटा और बड़ा ऊ, री से रिरी, और एक पॉइंट आता है आप लोगों का ए से एडी, आई से एनक, ओ और औ, ओ और औ। ये तो हो गए भैया 11। दो और क्या जोड़ेंगे हम इसमें सर? अयोग बहा व्यंजन और जोड़ेंगे, अंग और अह। जब मिलाकर के इनकी संख्या क्या हो जाएगी सर जी? 13 टोटल। जब इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 13, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया। देखो सेम 31 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट में ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न। ठीक है भैया, 11 भी है, 13 विकल्प में है, 13 का चयन करना है। अगर 13 विकल्प में ना हो, इसकी जगह कुछ और हो, तब आपको 11 का चयन करना। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है भाई। मैंने कहा मैं कुछ भी छोड़ करके नहीं चलूंगा, बस आप जितना कराया जा रहा है उसका अभ्यास करते चलना, और अभ्यास में लास्ट में भी कराऊंगा। यानी कि इससे, जैसे मैंने आज स्वर पढ़ाया, तो स्वर से कैसे प्रश्न आप लोगों के बने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखना। ठीक, चलिए देखो अब आगे देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अब ये तो हो गई बात इतनी स्वरों की। अब इसके वर्गीकरण की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो एक पॉइंट आता है, इसी का ही आता है, उत्पत्ति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं, चलो। उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर, तो ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो आपके 10 होते हैं। पहले 11 थे, 11 में से बस केवल किसको काटेंगे हम? इसको काटेंगे, रिरी को। इसको नहीं जोड़ते हैं, जिससे इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, और ये फेमस आप लोगों का प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से, उत्पत्ति के आधार पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का सबसे ज्यादा, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। यहां क्या पढ़ाने जा रहा हूं मेरे दोस्त? मैं अब स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मैंने कहा मैंने इस पीडीएफ में जहां से भी प्रश्न बन सकता है उस सब को मैंने इंक्लूड किया है। जहां से भी प्रश्न बन सकता है उस सब को मैंने इसमें इंक्लूड मेरे दोस्त किया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। क्या रहा बार बार? अब देखो पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर आपसे बनेगा प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, तो वीरो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया, कितने प्रकार से किया गया वीर? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया दोस्त? 2 प्रकार से किया गया। आप कहोगे सर कौन से 2 प्रकार हैं मेरे दोस्त? एक तो होता है आपका मौलिक स्वर, एक तो होता है मेरे वीर आपका मौलिक। आप कहोगे भैया जी हमने मौलिक तो पहली बार देखा। हाँ वीर, इसको मौलिक कह दो या फिर इसको मूल स्वर कह दो। इसको या तो मौलिक मौलिक स्वर कह दो या फिर मेरे वीर इसको आप मूल स्वर कह दो। दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगर बात करता हूं आगे मौलिक और मूल स्वर की, देखो भाई मैंने बता दिया, इसमें कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। अगर कुल स्वर पूछेगा तो हमें 13 ही लगाने हैं। मैंने सबूत भी दिखाया है, प्रूफ भी दिखाया, क्योंकि हमारी 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है बोर्ड के द्वारा। 13 माना तो हमें भी 13 ही मानना, अयोग बहा को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, क्योंकि काफी कंफ्यूजन था आप लोगों का, इसीलिए मैं ये सारी चीजें इंक्लूड करके लेकर के आया हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
क्लियर है? 13 11 में से विकल्प में से एक होगा, 3 विकल्प अन्य हो और 11 दे रहा हो, तब 11 लगाना। यह बात भी ध्यान रखना आप, प्लीज मेरी बात पर गौर देना, जो जो मैं बता रहा हूं। मूल स्वर की अगर मैं बात करूं तो जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है, अब ध्यान देना, देखो भाई, इस पीडीएफ को मैं बता रहा हूं, केवल हल्का हल्का दिखा रहा हूं, कितनी मेहनत लगी है तैयार करने में, देख लीजिएगा, बस केवल इसको देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं मैं आप लोगों को, जितना पढ़ाऊंगा। देखिए यहां देख लीजिएगा, इस पूरी पीडीएफ को तैयार करने में प्यारे दोस्त बहुत मेहनत लगी है, और इस पूरी पीडीएफ के अनुसार ही आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। यह बात ध्यान रख लेना, वर्णमाला से अगर प्रश्न बनेगा तो आपकी इस कक्षा से आएगा, इतना मैं वादा करता हूं, यह बात ध्यान रखना, ठीक है? मैंने कहा जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा हुआ है, एक खंड, जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है, उसे मूल स्वर कहते हैं। 2017 की परीक्षा यूपीएसआई की, उसमें पूछा था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती, बस इतना। तो मेरे दोस्त सिंपल बताऊंगा आपको, मूल स्वरों की संख्या, इनकी संख्या 4 होती, इनकी संख्या 4 होती है। भाई जो भाषा पढ़ा रहा हूं, मतलब जो भाषा लिख रहा हूं, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा, मेल खाएगी, इतना मैं वादा करता हूं, मेल खाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है दोस्त? इतना ध्यान रखना। अब देखो इनकी संख्या 4 कौन कौन से होते हैं सर ये 4? भाई देखो, एक तो हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूं यहां पर उदाहरण में, कौन कौन से होते हैं? एक आएगा आपका ए, एक आएगा आपका ई, छोटी ई, एक आएगा आपका छोटा ऊ, और एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का री से री। बस ये 4 होते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, इन 4 जो स्वर हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं आप लोगों के। हालांकि इसको भी मेरे दोस्त आप लोग विशेष तरीके से दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? इसी को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसी को ही मेरे दोस्त हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ छोड़ करके नहीं चलूंगा, बस आप धैर्य रखो, बस किसी भी प्रकार की आपस में बात करके, कमेंट करके अपना समय जाया मत करो। मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक? वो मेरी जिम्मेदारी है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा, ये भी बात ध्यान रखना। मूल स्वर की बात आ रही है भाई, ये ऐसे अनार, छोटी ई और ऊ और री, ये 4 होते हैं, इन्हीं को मूल स्वर। पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या तो 4, पूछा जाए ह्रस्व स्वरों की संख्या तो 4, और पूछा जाए मौलिक स्वरों कौन से होते हैं तो भैया 4। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, किसी में भी आपका जवाब 4 होगा, ये बात ध्यान रखना। आगे पढ़ाऊंगा ह्रस्व वाली बात, ये अभी केवल मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा रहा हूं, आप केवल यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा आता है मेरे दोस्त, इसी का ही पॉइंट आता है संधि स्वर। आप जानते हैं संधि का मतलब क्या होता है? सर जी संधि का मतलब होता है, हमारा जो होता है संधि का मतलब होता है मेल। संधि का जो मतलब होता है, संधि का जो अर्थ होता है, वो होता है मेरे दोस्त मेल। अर्थात ये तो एक खंड के निर्माण से हो रहा, यानी कि एक खंड द्वारा। उसकी जो परिभाषा बनेगी मेरे वीर, उसकी जो परिभाषा बनेगी वो सिंपल है कि जो स्वर या जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा हुआ है, मैं साबित करके दिखाऊंगा। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा हुआ है, या होता है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? संधि स्वर कहते हैं। मैंने कहा कौन सा किस व्यंजन के रूप में भी बोला जाएगा?
मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे वीर, मैं इतनी बात विशेष तरीके से ध्यान रखो, बस मैं इतना आप लोगों से वादा कर रहा हूं, कौन सा स्वर जो है, एक तो व्यंजन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, कंठीय व्यंजन है ना, या उससे अलग भी पूछ लिया जाता कि शय ध्वनि किस वर्ग में आएगी, ऐसे ऐसे ही सेम मेरे दोस्त आपके स्वर होते हैं कि कौन सा स्वर किस ध्वनि के अंतर्गत, उच्चारण में किसके अंतर्गत आएगा, वो भी मैं कराऊंगा। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो दोस्त, बेफिक्र रहो। अब देखो, मैंने कहा कि दो खंड के द्वारा, और उन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके दो प्रकार होते हैं। किसके होते हैं दो प्रकार? इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। आप कहोगे भैया जी कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होगा आप लोगों का सजातीय, और एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का विजातीय। एक क्या होगा, सजातीय, और एक होगा आपका विजातीय। ध्यान से देखो, पहला प्रकार क्या होगा इसका, परिभाषा इसकी इसी में ही छिपी हुई है, ध्यान रखना। क्या है मेरे दोस्त? सजातीय स्वर। अब आप कहोगे भैया जी स जातीय, मैंने कहा दो दो खंडों के निर्माण से होगा इनका। अब दो ही खंडों से मैं निर्माण से करूंगा मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखो। कैसे करूंगा? अब देखो ऐसे, मैंने कहा से फोर क्या होगा मेरे दोस्त, समान और जाति, समान जाति। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से, क्या परिभाषा बनेगी इसकी? जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण किससे होता है? समान जाति, समान जाति के योग से, योग से हो, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। ये क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सजातीय स्वर कहते हैं। आप कहोगे भैया जी कैसे इनका दो खंडों के और समान जाति के योग से निर्माण हुआ, प्लीज बताओ। तो ध्यान रखो मेरे दोस्त, आपको विशेष तरीके से क्या है, इनकी संख्या पूछी गई यूपीएसआई की परीक्षा में मेरे दोस्त, इनकी संख्या पूछी है कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कितने होते हैं इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 3 होती है, 3 होती। अब देखो यहां पर 3 कौन कौन से होंगे मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने हैं। एक आएगा मेरे दोस्त बड़ा आ, एक आएगा आपका बड़ा ई, और एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का बड़ा उ। ठीक है। अब मैंने कहा आपसे, सिर्फ इतनी बात कही है कि दो समान जाति के योग से मिलकर बनेंगे। क्या है? जिन स्वरों का निर्माण समान जाति के योग से हो, या मैं ऐसे कह दूं दो समान जाति के योग से हो, दो समान जाति के योग से मिलकर हो। अब आप कहोगे कैसे? देख लीजिएगा आ, ये कैसे बनेगा? ए और धन ए के योग से। ये कैसे बनेगा मेरे दोस्त? ई, ये बनेगा आपका छोटी ई धन छोटी ई के योग से। ये कैसे बनेगा मेरे दोस्त? आपका उ, ये बनेगा छोटा उ धन छोटे उ के योग से। मैंने ऊपर परिभाषा क्या लिखी है? जिन स्वरों का निर्माण दो समान जाति के योग से होगा। तो मेरे दोस्त ये देखिएगा ध्यान से, ये ए है और ये ए है, आ बन गया मेरे दोस्त। इधर भी दोनों तरफ ई है, इधर बड़ी ई बन गया, इधर ऊ है इधर भी ऊ है, दोनों तरफ ऊ है, और बराबर में क्या बन गया मेरे दोस्त? बड़ा ऊ। मैंने क्या बताया था? दो समान जाति के योग से, इन्हीं को ही सजातीय कहते हैं, और इन्हीं को ही प्यारे दोस्त आप लोगों को मैं बताऊं इनकी संख्या 3 होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे शेर आप लोगों से, दूसरा पॉइंट इसी के बाद आता है आपका विजातीय स्वर। इसकी परिभाषा भी इसी में ही मेरे दोस्त छिपी हुई है, विजातीय स्वर। देखो भाई मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं और एग्जाम मेरे दोस्त कब होगा वो भी कुछ नहीं पता। तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, इतना विशेष ध्यान रखना। बहुत ही, जो बच्चा सीबीएसई से होगा ना, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है
है ना, वो भी मेरे दोस्त हिंदी सीख जाएगा। मैं ऐसा प्रयास करके चल रहा हूं, इतना विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, इतना विशेष ध्यान रखना बस। वी जाती है, वी का मतलब होता है विभिन्न, वी का मतलब क्या होगा, विभिन्न और जाति। अब इसकी परिभाषा इसी में ही छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, जो स्वर, जो स्वर विभिन्न यानी कि अलग अलग विभिन्न जाति के, जाति के योग से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 होती, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त, 4 होती है। आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं, ये ए से एड़ी, आई से एनक, ओ, और एक आता है औ, ये वाला, ठीक है। ये होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के। आप कहोगे सर कैसे, ध्यान से समझना इसको। मैंने कहा दो स्वर विभिन्न जाति के योग से मिलकर बने। आप कहोगे कैसे भैया जी, ये जो ए है, ये ए और धन ई के योग से मिलकर बनेगा, ठीक है। इसको हम कहते क्या है, ये जो ए है सेड़ी और ऐसे एनक, ठीक है, वो मेरे दोस्त इतना विशेष ध्यान रखना, ये जो है ये ए और ये जो ऐसे एड़ी है इसके योग से मिलकर बनेगा। विभिन्न जाति है, दोनों तरफ ध्यान रखना, ये ए और ऊ के योग से मिलकर बनेगा, और ये अ और ओ के योग से मिलकर बनेगा। ये मेरे दोस्त देख लीजिएगा, दोनों तरफ क्या है मेरे दोस्त, आप लोगों की विभिन्न जाति के योग से मिलकर बने हुए हैं। और दूसरी बात विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है मेरे दोस्त कि सजातीय स्वर 3 होते हैं, विजातीय ये होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मेरे दोस्त हम लोग क्या कहेंगे, कंठ ओष्ठीय। ये जो वर्ण होंगे ये कंठ ओष्ठीय भी कहलाएंगे, और ये जो होंगे मेरे दोस्त दोनों, ये कंठ तालव्य भी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य भी कहलाएंगे। आप कहोगे इनको कंठ तालव्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए जो आता वो कंठ में आता और ई जो आता वो तालु में आता। ऐसे ही सेम ये है, ए जो आता है कंठ में आता, ऊ जो आता वो ओष्ठ में आता है, इसीलिए उन दोनों को कंठोष्ठीय और इनको मेरे दोस्त कंठ तालुव्य कहते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं, जो अपडेट होकर के बुक आई हैं आप लोगों की संशोधन होकर के, उसके हिसाब से मेरे दोस्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतना विशेष ध्यान रखो, ठीक है। आप भी अगर पढ़ोगे तो बुक से ही तो पढ़ोगे। मैंने कहा मैं अनेक बुकों के का कंटेंट एक ही जगह इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहा हूं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, इतना ध्यान मेरे दोस्त रखो बस। आगे देखो इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त, देखो ये तो क्लियर बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं विजातीय स्वर को और क्या कहते हैं, इतना विशेष ध्यान रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, संयुक्त स्वर, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। किसके अनुसार है, विजातीय स्वर के अनुसार। नेक्स्ट आगे देखो अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है मेरे दोस्त, क्या हिंदी में मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर। मेरे दोस्त देखो, जो आप लोगों की एक परीक्षा हुई थी यूपी ट्रिपल के अंतर्गत आती है वीडियो की 2018 की, जो कैंसिल हो गई थी, फिर दोबारा री एग्जाम हुआ था उसका, तो उसमें ही सेम प्रश्न आया था, लेकिन उसने 2 माने थे। लेकिन अपडेट अगर बुक की बात करूं, जो संशोधन होकर के बुक आई हैं, उसमें मेरे दोस्त 3 हैं आप लोगों के। आप कहोगे सर कौन कौन से हैं 3, देखिएगा। एक तो आता है आप लोगों का, जिसको मैं कहता हूं मेरे दोस्त क्या, लघु स्वर, इसको लघु बोल देंगे या फिर मेरे दोस्त ह्रस्व बोल देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है आप लोगों का मेरे दोस्त गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आता है आप लोगों का प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, ठीक है, ये तीसरा आता है। यानी कि ध्यान से समझो, इसको एक मात्रिक कहते हैं, लिख लेना, इसको एक मात्रिक, इसको द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, और इसको मेरे दोस्त कहते हैं त्रिमात्रिक। क्या कहते हैं इसको? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ये बात भी अपने साथ लिखते चलना एकदम बेहतर तरीके से। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं लघु की, ह्रस्व की। तो दोस्त चार होते हैं, चार होते हैं, सिंपल। और दीर्घ की बात करूं तो दीर्घ में मेरे दोस्त सात आते हैं आप लोगों के, ठीक है ना मेरे दोस्त? सात आते हैं मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। अब सात कैसे कैसे आते हैं, ये बात को विशेष तरीके से ध्यान में रखनी है। कैसे? एक आएगा मेरे दोस्त बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा, ठीक है। और एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का ए आई ओ और औ आएगा। क्या आएगा? औ आएगा। जो आपके सजातीय और विजातीय होते हैं ना, दोनों आएंगे। और इन दोनों को मिलाओगे ना, सजातीय और विजातीय को, दोनों को एक साथ, तो प्यारे दोस्त चार और तीन सात बैठ रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज प्लूत, इसमें मेरे दोस्त इस तरीके से आता है, जो ये होता है ओम, ये होता है प्लूत स्वर का संकेत मेरे आपका। इसी को त्रिमात्रिक हम लोग बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखने, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पर। हाँ, एक पॉइंट और आता है। क्या? ये मात्रा के आधार पर आया ना मेरे दोस्त, इसी को दूसरे नाम से एग्जाम में आ सकता। क्या आ सकता मेरे दोस्त? दूसरे नाम से। भाई अपडेट बुक की अगर मैं बात करूं, देखो मेरे वीर, सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है। अपडेट बुकों में 3 दी है मेरे शेर, इस बात को ध्यान में रखो। संशोधन बुक की अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा आप लोगों, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना बेकार है मेरे वीर, ठीक है ना। यह चीज को ध्यान रखो, परिवर्तन होता रहता है ना, होता रहता, तो उसको समझो वीर। अब देखो, मात्रा को ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसे कालमान के आधार, इसे कालमान भी कहते हैं। बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ ले कि कालमान के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना मेरे दोस्त, मात्रा के आधार पर ही कालमान बोला जाता है, उसी को ही कालमान, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब ऐसे तो मैं बताऊं, देखो पहले जो पढ़ाए थे, पहले मात्रा के आधार पर मैंने आपको 2 पढ़ाए थे, ठीक है। 2 कौन कौन से पढ़ाए थे? एक ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु। और बताया भी था कि वीडियो की परीक्षा में ऐसे पूछा। लेकिन अगर वर्तमान किताबों की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, वर्तमान किताब में 3 प्रकार आए। अब मैंने कितने बताए आपको? 3 बताए हैं। तो मैंने कहा संशोधन, परिवर्तन मेरे दोस्त हमें वर्तमान के हिसाब से पढ़ना है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है ना मेरे शेर। चलिए आगे देखो, अगला पॉइंट। कुल स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। मैं उनकी परिभाषा भी आप लोगों को दूंगा मेरे दोस्त, पूछी जाती है एग्जाम में। 3 प्रकार होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं? एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है भाई। अब इसकी परिभाषा क्या होगी सर जी? इसकी परिभाषा बनेगी आप लोगों की मेरे दोस्त, क्या कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, करते समय कम समय लगता है, कम समय लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या लगता है मेरे दोस्त? कम समय लगता है, उसको मेरे शेर हम क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कहते हैं। भाई यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा प्रश्न 2021 वाली में ही, क्या इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या
उच्चार होती है। भाई जब तक हमें पूरा एक ज्ञान ना हो जाए ना, तब तक बेकार है। अब देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं आप में से कि जो पहले से पढ़ चुके हैं, है ना, और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनकी क्या है कहना कि भैया स्पीड से चलो, स्पीड से चलो। लेकिन एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये है हल्का, ये शब्द क्या है, हल्का, है ना, या मैं ऐसे करके लिखूं हल्के, और इसके आगे प्यारे दोस्त मैंने लिख दिया न लें, ये, और इससे पहले अगर मैं एक शब्द लगा दूं ये वाला, हिंदी को हल्के में ना ले, मैं कह दूं हिंदी को हल्के में ना लें। भैया हमने ऐसे भी देखा है कि जो आता हुआ क्वेश्चन होता वो भी मेरे दोस्त हमारी परीक्षा में गलत हो जाता। ठीक है, मैंने कहा एक शब्द के आगे, हल्के के आगे अगर एक शब्द लगा दूं ना, मैं कुछ भी लगा दूं, तो वो पूरा अर्थ बदल देता है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने कहा अभी आप लोग अगर जो पढ़ चुके हैं वो भी, और जो नए दोबारा पढ़ रहे हैं वो भी, मैं दोनों से यही निवेदन करूंगा कि धैर्य रख करके पढ़िएगा, कुछ नहीं बचेगा, वो मेरी जिम्मेदारी। साहित्य से लगा करके और रचना तक की गारंटी मैं ले रहा हूं, रचना तक की गारंटी मैं ले रहा हूं, साहित्य के अंतर्गत जो रचना आती है उनकी भी गारंटी मैं ले रहा हूं। इतना विश्वास रखिएगा। जब मुझे अपने ऊपर विश्वास हो सकता है तो आपको कैसे नहीं हो सकता भाई। मैं जब इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है ना दोस्त, क्लियर। चलिए आगे देखो, इनकी संख्या 4 होती। चिक्काओं के 4 कौन कौन सी होती मेरे दोस्त, ए ई उ, और एक आ जाएगा मेरे दोस्त क्या, रेरी। आगे अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, दूसरा कौन सा है, दीर्घ। कौन सा मेरे दोस्त, दीर्घ स्वर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा बनेगी सिंपल वे में आप लोगों की, क्या बनेगी कि इनका जो उच्चारण होगा, या मैं कह दूं जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, इसकी परिभाषा की बात करूंगा कि जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, स्वरों की अपेक्षा, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, अपेक्षा में इन स्वरों का उच्चारण करते समय, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा में, इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा में, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा में अधिक समय लगता है, अपेक्षा में अधिक अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पूछे तो दोस्त आपको 7 लगानी है, इनकी संख्या 7 होती, की संख्या 7 होती है। आप कहोगे भैया जी कैसे कैसे होगी 7, वो देख लीजिएगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे एनक, ओ और औ, ये मेरे दोस्त इनकी संख्या होती है दीर्घ स्वरों की। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का पॉइंट मेरे दोस्त, प्लूत स्वर आता है। कौन सा आता है, प्लूत स्वर आता है। ठीक है, प्लूत स्वर आता है। अब आप कहोगे कि भैया जी प्लूत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लूत स्वर की परिभाषा बनेगी मेरे दोस्त कि जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ दोनों की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, लगता, तो उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। ये कैसा होता मेरे दोस्त, इस तरीके से होता, ये ओम,
ये लिखा हुआ आया था कि निम्नलिखित में से प्लूत स्वर कौन सा होता, या मैं कह दूं इसमें 3 गुना मेरे दोस्त समय लगता है। इसमें क्या लगता है? 3 गुना मेरे दोस्त समय लगता है। ये बात ध्यान रख ले, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, देखो समय नहीं बचा है ना। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है। देखो ये आपका 2019 की परीक्षा में पूछा गया था कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये रहा मेरे दोस्त, शुरू में ही बताया मैंने, ये रहा, देखो कहाँ है, ये रहा। हल, हल किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? हलंत को बोलते हैं। ये ऐसा प्रश्न 2019 की परीक्षा में मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा गया था, वहां से प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए व्यंजन को अगर स्वर रहित करना है, कोई भी व्यंजन है, ये रहा, इसको अगर हमें स्वर रहित करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हलंत इसके नीचे लगा देंगे, तो यही हमारे प्रश्न का जवाब होगा। इस तरीके से मेरे दोस्त प्रश्न पूछा जाता है आप लोग, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त? इतना विशेष तरीके से, और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं लास्ट में एक बात बोलूंगा मेरे दोस्त। देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नवीन भाई से पहले ही पढ़ते हुए आए हैं, कुछ आदत हो जाती है, देखो हर एक टीचर की अपनी अपनी आदत हो जाती है, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं। जो हमसे पढ़े वो हम हमसे पढ़ने वाले जो हैं प्यारे दोस्त, वो खाकी 2.0 वाले बच्चे हैं। पहले वाले बैच में हमने नहीं पढ़ाया था, और हम बाकी जो है टीचिंग एग्जाम को पढ़ाते हैं अधिकतर, और जब क्लास आती है तब हम लोग जो है मेन चैनल पर आते हैं, कभी कभी आते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब नवीन भाई ने मेरे दोस्त विश्वास किया है, तो आपको मैं विश्वास मैं दिलाता हूं कि आपकी परीक्षा यूपीपी हो मेरे दोस्त तो 37/37, और अगर मेरे दोस्त यूपीएसआई हो तो 40/40। उसके लिए चाहे मुझे कितना प्रयास करना पड़े वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे इतनी बात कहता हूं, अब भी इतनी बात कहता हूं, मेरा प्रयास मेरे दोस्त गद्यांश फंसाने का भी रहेगा। मेरा प्रयास मेरे दोस्त गद्यांश को क्लास में से ही लाने का रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। आज केवल हमने जो पढ़ा है मेरे दोस्त, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। देखो ये मैंने प्रूफ बताए थे, लेकिन मैं आगे भी मतलब आगे चल करके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, ठीक है। ये मैं आगे इसको बताऊंगा, कल वाली कक्षा में बताऊंगा। ये वाली जो चीज मैंने लिखी है, ये जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो लिया गया है, एक व्यंजन को जो लिया जोड़ा गया है मेरे दोस्त, उसको भी मैं बताऊंगा। हालांकि मैं अभी आपको बता रहा हूं बस केवल, ठीक है। तो इतना विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। क्या क्या रखना है मेरे दोस्त? कि भाई इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको जो भी मिलेगा वो परीक्षा में हम ऐसा प्रयास करेंगे जो आपके सामने लिखा है। मैंने कहा मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने आप लोगों को संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए बोला है, वो भी किसकी? साहित्य की। सबसे ज्यादा डर जो रहता साहित्य का रहता है कि भैया जी हम साहित्य में कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं खड़ा हूं ना, आपका भाई खड़ा है, तो बस खड़ा है तो आपका भाई खड़ा, आप आंख बंद करके विश्वास करिएगा, साहित्य में करूंगा। कहां से खोज के लाने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन लाने, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए तो प्यारे दोस्त कैसी लगी कक्षा जरूर बताना। आगे भी और भी है इस चीज में कि कौन सा व्यंजन, कौन सा स्वर कंठ से बोला जाता है, कौन सा, वो डायग्राम विद डायग्राम के साथ मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। आज तो समय नहीं रहा, 1 घंटा मिला है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में दोपहर 12 बजे ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।